अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल बाबरी वाली सरकार और फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं पोको X3 GT का। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आज का रिव्यू बोरिंग होने वाला है या आज का रिव्यू वैसे ही होगा जिस तरह बाकी रिव्यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके पास जो एक्सपीरियंस आएगा वो कैसा होने वाला है। एंड फ्रैंकली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग डिवाइसेस जो कि रीसेंट टाइम में हमें पोको की तरफ से पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिली हैं। तो अगर आप अभी तक ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर इस मोबाइल फोन को लेने या ना लेने का प्लान कर चुके थे, तो आई वुड से कि ये रिव्यू ज़रूर देखिएगा और इसको एंड तक देखिएगा, बिकॉज देयर आर सम सरप्राइजेस जिनने मुझे भी हैरान किया है और मेरे हिसाब से वो आपके डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। दोनों वेरिएंट्स में ही आपको 8 GB रैम देखने को मिलती है, लेकिन जो स्टोरेज ऑप्शन है उसमें 128 GB और 256 GB वाले वेरिएंट्स हैं। तो दोनों ही जो वेरिएंट्स हैं वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मोर और लेस मैं ये कहूँगा कि 60,000 का जो प्राइस टैग है उसके करीब लॉन्च हुए हैं। तो हम इस मोबाइल फ़ोन को उसी रेंज के जो दूसरे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे होंगे। अब पोको X3 GT जब आप पहली दफ़ा देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन पोको X3 सीरीज़ का मोबाइल फ़ोन नहीं लगता। इनफैक्ट अगर आप इसको पहली दफ़ा देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन पोको की ही डिवाइस नहीं लगती। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पोको की डिवाइसेस को जनरली देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड ब्रांडिंग की गई होती है। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो बहुत बड़ा पोको का लोगो बनाया गया होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सटल है और आपको साइड पर बस एक पोको का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कहीं पर भी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बड़ा पोको का लोगो नहीं मिल रहा, जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पोको की नॉर्मल ब्रांडिंग से। और ये मोबाइल फ़ोन जो है ऑल दो पोको ब्रांडेड सेल फोन है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बिजनेस मीटिंग्स में इसको निकालना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो बहुत बड़ा पोको का लोगो ज़रा पसंद नहीं करते। पर्सनली मुझे कभी इसमें मसला नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जिनको बहुत बड़े बड़े लोगोज और बहुत ज़्यादा फ्लैशी कलर्स जो हैं वो पसंद नहीं आते। तो वो लोग भी इस मोबाइल फ़ोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। और जहाँ तक बात डिज़ाइन की हो ही रही है, तो इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन मैं क्यों कह रहा हूँ कि पोको X3 सीरीज़ का नहीं लगता, उसकी रीज़न ये है कि पोको X3 सीरीज़ में अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में दो सेलफोन लॉन्च हुए हैं, X3 और X3 Pro, और दोनों सेलफोन्स का डिज़ाइन मोर और लेस सिमिलर था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही बड़ा डिपार्चर लिया गया है और एक बिल्कुल नया डिज़ाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से पुराने डिज़ाइन के निस्बत बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। इससे पहले जो डिज़ाइन था वो मोर और लेस अग्रेसिव था, तो जो गेमर्स थे उनने बहुत ज़्यादा प्रेफर किया। लेकिन ये जो डिज़ाइन है मैं ये कहूँगा ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा स्लीक है। तो ऐसे लोग जो कि एक खूबसूरत डिवाइस लेना चाहते हैं और डे टू डे यूजेज में यूज़ करना चाहते हैं, वो लोग इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। डिज़ाइन की बात हो ही रही है तो एक डिज़ाइन एलिमेंट जो कि बड़ा अजीब लगा है मुझे वो ये है कि भाई यहाँ पर नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है, आपके स्पीकर ग्रिल्स हैं, ऊपर वाली साइड पर स्पीकर ग्रिल हैं, नॉइज़ कैंसलेशन का माइक्रोफोन भी दिया गया है, यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर भी दिया गया है। लेकिन जो चीज़ नहीं दी गई वो आपका हेडफोन जैक है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको बिल्ट इन हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता, और ये एक बहुत बड़ा डिज़ाइन डिसीजन है क्योंकि जनरली ये सिर्फ फ्लैगशिप लेवल की सेलफोन्स में हो रहा होता है। तो शायद पोको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना चाह रही थी इस मोबाइल फ़ोन को अपने दूसरे लाइनअप से, और यही वजह है कि ऑल दो बॉक्स के अंदर आपको कन्वर्टर मिल जाता है जो कि बाय द वे नॉर्मल जो हेडफोन जैक आ रहे होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी बिल्ट इन जो हेडफोन जैक है वो इस मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा डिज़ाइन एलिमेंट की अगर आप बात करते हैं तो साइड पर आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपके पास 2 सिम कार्ड के ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिज़ाइन से सीधा चलते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बिल्ड की तरफ, और बिल्ड यहाँ पर अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पेपर पे शायद समझ ना आए। यहाँ पर जो बिल्ड रखी गई है वो एक बहुत डिफरेंट किस्म की बिल्ड है। यहाँ पर पहली बात तो यह है कि अगर आप बिल्ड की बात करते हैं तो एक्चुअल जो बॉडी है और जो इसका फ्रेम है वो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से बना हुआ है, जिसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। फ़ायदा ये है कि भाई एक तो इसका जो वेट है वो सिर्फ 193 ग्राम्स हो गया है बिल्ड प्लास्टिक होने की वजह से, क्योंकि जो बिल्ड प्लास्टिक होती है उसमें ज़रा जो वेट है वो कम आ जाता है। और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर ये गिरेगा तो आसानी से टूटेगा नहीं। उसकी रीज़न अगेन वही है कि जो ग्लास बैक वाले फ़ोन होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। नुकसान ये है कि यहाँ पर जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, और यही वजह है कि इवन इस वीडियो के अंदर भी मैं अब यहाँ से आगे जो है ना वो मुकम्मल तौर पर केस चढ़ा कर रखूँगा ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए। केस बाय द वे बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर जो प्रोटेक्शन है वो आपको अगेन जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है
कि फ्रंट साइड पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है। लाइक एक ऐसा मोबाइल फोन जिसकी बिल्ड आपको प्लास्टिक मिल रही है, आप एक्सपेक्ट करते हो केवल तो गोरिल्ला ग्लास होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो गोरिल्ला ग्लास 3 लगा दिया होगा। यहां पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगाया गया है, जो कि इस पॉइंट पर गोरिल्ला ग्लास का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर आप बॉडी की बात करते हैं तो उस पर तो स्क्रैचेस आ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन जो एक्चुअल में आपने डेली लाइफ में यूज करनी है, उसके स्क्रीन पे स्क्रैचेस आने के चांसेस, और अगर ये गिरता है तो स्क्रीन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगली चीज जो कि इस मोबाइल फोन की मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले है, और डिस्प्ले इस मोबाइल फोन का वो मिक्स्ड बैग है जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आनी, और उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये 6.6 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाला LCD डिस्प्ले है। मेरे मुंह से एमोलेड निकलने लगा था क्योंकि इस रेंज में कुछ फोन्स एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं जिनमें हाई रिफ्रेश रेट भी अवेलेबल है। तो जो आप उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, आपके दिमाग में ज़रूर आता है कि यार अगर एमोलेड होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मोर और लेस डिस्प्ले की क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, और एज एन LCD यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी पंची हैं, कंट्रास्ट रेशो काफ़ी अच्छी है, और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है ये डायनामिक स्विचिंग के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि 30 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के दरमियान में ये डिफरेंट जो हर्ट्ज हैं उन पे काम करेगा, और आपकी जो बैटरी है वो बचाएगा, और ऐसे टाइम में जब आपको ज़्यादा स्क्रीन रिफ्रेश रेट की ज़रूरत नहीं है ये यूज़ भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल्स की, तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो MediaTek Dimensity 1100 है। इस प्रोसेसर की पावर का अंदाज़ा मैं आपको यहाँ से दे सकता हूँ कि MediaTek जो सबसे पावरफुल चिपसेट बनाती है वो MediaTek का 1200 है Dimensity सीरीज़ के अंदर, और ये 1100 है। तो क्योंकि ये बिल्कुल टॉप एंड प्रोसेसर है, तो पहली बात तो ये है कि इसकी फैब्रिकेशन 6 नैनोमीटर वाली है, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के ऊपर बना हुआ प्रोसेसर है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो कनेक्टिविटी की ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक 5G सपोर्टेड डिवाइस है, आपने नहीं यूज़ करना 5G आप ना करें, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक ज़्यादा पावरफुल चिपसेट के साथ आता है, तो ये उन डिवाइसेस में से है जिसमें अगर आप आज 5G खरीदेंगे तो इसकी लाइफ उस टाइम तक मौजूद रहेगी जब तक पाकिस्तान में 5G लॉन्च होता है। तो यहाँ पर आपका जो 5G पर इन्वेस्टमेंट है वो उस हद तक ज़ाया नहीं हो रहा होगा जिस तरह आप समझें 30 या 40 हज़ार की रेंज की डिवाइस में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5G आ रहा है उसको आप किसी पॉइंट पर जाकर यूज़ भी कर सकेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि जब 4G की ट्रांजिशन हुई है तो जितनी भी नॉन 4G डिवाइसेस थी वो बेसिकली मार्केट में बिकना ही रुक गई थी। उसकी रीज़न ही ये थी कि हर बंदा 4G डिवाइस को ढूंढ रहा था। तो उस पॉइंट पर ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगेन सिर्फ 5G की जो ट्रांजिशन है वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रही, Dimensity 1100 के साथ आपको Wi-Fi 6 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, जो कि इस पॉइंट पर Wi-Fi का सबसे लेटेस्ट बैंड है और बहुत कम टॉप एंड डिवाइसेस में हमें देखने को मिल रहा है। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि एक तो इसकी स्पीड बेटर है, दूसरा इसकी कनेक्टिविटी बेटर है, और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अभी के लिए ज़्यादातर लोगों के पास Wi-Fi 6 वाली डिवाइसेस मौजूद नहीं हैं। तो अगर लेट से आपका Wi-Fi 6 वाला राउटर है और उससे आप अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो इस बैंड के ऊपर ज़्यादा डिवाइसेस नहीं होंगी, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल जो स्पीड है वो नॉर्मल फ़ोन से वैसे भी बेहतर मिलेगी, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होगा। इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको मेमोरी एक्सटेंशन ऑप्शन देखने को मिल रही है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज को यूज़ करते हुए आपकी रैम को मिमिक करता है। अब ये आपको उतनी परफॉर्मेंस तो प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी एक एक्चुअल 10 GB रैम वाले मोबाइल फ़ोन से आनी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक आपके मोबाइल फ़ोन को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आपने बैक एंड पे कोई बड़ी एप्लीकेशन खोल के रखी हुई है तो ये उसका जो रिफ्रेश है उसको रोक देगा और उसको हमेशा मेमोरी में रखेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार जो एप्लीकेशंस हैं उनको लोड नहीं करना पड़ेगा। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतर बनाएगा, और ये चीज़ पॉसिबल ही इसलिए हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज लगाई गई है, जिसकी रीड और राइट स्पीड दोनों ही 200 MPbs तक हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले भी ये फीचर आता था, बट उस पॉइंट पर जो मोबाइलों के अंदर लगी हुई स्टोरेज होती थी वो इतनी स्लो होती थी कि इसकी सेंस नहीं बनती थी। अब जाकर मोबाइलों के अंदर जो स्टोरेज आ रही है वो इतनी तेज़ है कि ये चीज़ सेंस बना रही है। और इसके अंदर अगर आप मेमोरी कार्ड लगा देते हैं तो मेमोरी कार्ड क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, तो कोई बहुत तेज़ होता है, कोई बहुत स्लो होता है। यही वजह है कि ये फीचर फिर उस टाइम पर काफ़ी अजीब तरीके से परफॉर्म करता, और यही वजह है कि यहाँ पर मेमोरी कार्ड की स्लॉट भी नहीं दी गई। और यही वजह है कि आजकल फ्लैगशिप फोन्स भी मेमोरी कार्ड्स को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मेमोरी कार्ड डिफरेंट स्पीड के आते हैं, और अगर आप एक स्लो मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन में डाल देते हैं तो उस मोबाइल फ़ोन की जितनी भी परफॉर्मेंस है, वो जितना भी फ्लैगशिप लेवल का
फ़ोन हो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस गिर जाती है। और परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो भाई Antutu के स्कोर्स और ज़रा पबजी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 6 लाख का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके Antutu परफॉर्मेंस से। और इसके अलावा अगर आप पबजी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपको HDR सेटिंग प्रोवाइड करता है और HDR सेटिंग के अंदर भी आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो 40 फ्रेम्स पर सेकेंड आप HDR सेटिंग में चला सकते हैं और अगर आप स्मूथ पे इसको रखेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सट्रीम की जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये अपने प्राइस टैग में वाहिद ऐसा सेलफोन है जो कि ये परफॉर्मेंस दे रहा है और ऐसा भी नहीं है कि इससे बेहतर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेलफोन डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप परफॉर्मेंस को देखते हैं तो डे टू डे यूजेज के अंदर और गेमिंग के अंदर आपको कहीं पर भी कोई लैग नहीं आने वाला। यहाँ पर Android 11 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है और पोको का जो लॉन्चर है ना या ये जो पूरा सिस्टम है MIUI का, इसके बारे में ये चीज़ ज़रूर है कि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से लोअर एंड डिवाइसेस अगर थोड़ा सा सफ़र करती हैं तो जैसे ही उनको ज़्यादा पावर मिलती है ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इस मोबाइल फ़ोन की थोड़ी टेक्निकल साइड से निकलते हैं और थोड़ा मैं कहूँगा यूजेबिलिटी वाली साइड पर आते हैं। तो बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के बायोमेट्रिक्स की। बायोमेट्रिक की फॉर्म में यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा तेज टाइप के फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को यूज़ करते हुए आया है क्योंकि जितने भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आज तक मैंने यूज़ किए हैं वो सबसे तेज़ रहे हैं। तो इवन बैक माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर से साइड माउंटेड तेज़ रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने में नहीं आई। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर स्टेरियो स्पीकर का पेयर दिया गया है और दोनों अल्टरनेटिंग साइड के ऊपर दिए गए हैं। तो नीचे वाला स्पीकर जो है वो राइट साइड पर है जबकि ऊपर वाला स्पीकर ज़रा लेफ्ट साइड पर रखा गया है ताकि आप मोबाइल फ़ोन को जिस मर्जी एंगल पे पकड़ें आपका एक स्पीकर जो है उससे जो आवाज़ है वो आती रहे। और ख़ास तौर पर जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जहाँ तक बात है स्पीकर की साउंड क्वालिटी की तो ये आपको स्टेरियो इफेक्ट डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर फेस करने में आई है और वो ये है कि ऊपर वाले स्पीकर का जो साउंड है वो नीचे वाले स्पीकर से थोड़ा कम है जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाला स्पीकर आप मोर और लेस एज अ सपोर्ट काउंट कर सकते हैं। ये फुल फ्लेज स्टेरियो वाला जो इफेक्ट है वो प्रोवाइड नहीं करता और अगर आप ऊपर वाला स्पीकर ब्लॉक करते हैं तो आवाज़ में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आता लेकिन नीचे वाला स्पीकर ब्लॉक करने पर आपको एक काफ़ी मेजर किस्म का डिफरेंस जो है वो सुनने में आएगा। अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है तो बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास की। और इस मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा सरप्राइज भी इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज हैं। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेंसर लगा दिया गया है या कोई 108 मेगापिक्सल दे दिया गया है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं दिखा सकूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे हैरान किया वो ये है कि इसकी जो ओवरऑल कलर साइंस है अगर आप उसको पोको की या Xiaomi की दूसरी डिवाइसेस का कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है। ये भी हो सकता है कि इनने अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जो एल्गोरिदम है उसको चेंज किया हो और ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर डिवाइसेस जो हम Xiaomi की या पोको की टॉप एंड पे देखते हैं वो स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ आ रही होती हैं। तो इसके अंदर क्योंकि मीडियाटेक का Dimensity 1100 लगाया गया है तो शायद वो रीज़न है कि उसका जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर है वो डिफरेंट कलर्स दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो चेंजेस यहाँ पर आए हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो पंच होल कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है। अब 16 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पर जो आपको डिटेल है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि मुझे इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा के बारे में पसंद आई है वो ह्यूमन और स्किन टोन्स हैं। ये ह्यूमन फेसेस को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करता है जो कि सबसे बड़ा गरज रहा है मेरा पोको डिवाइसेस के साथ भी और जनरली काफ़ी और डिवाइसेस के साथ भी। उसकी रीज़न ये है कि जनरली इस तरह के फ़ोन्स जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा येलो टिंट दे देते हैं पूरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर ताकि आपको ज़रा ज़्यादा कलर्स जो है वो पंछी दिखाए जा सके, लेकिन वो ह्यूमन स्किन टोन्स को भी उसी में ही रगड़ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा जो कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। और अगर आप सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो डे टाइम के अंदर भी जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट आती है। आपको ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी मज़ेदार देखने को मिलते हैं और ओवरऑल जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी बता दूं कि फ्रंट कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है तो आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी देखने को मिल जाएगा और पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको डिफरेंट जो फिल्टर्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं तो आप थोड़ी सी बेहतर किस्म की जो क्वालिटी है वो भी इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मज़ेदार है वो ये है कि इसके अंदर फिल्टर्स के साथ साथ इफेक्ट का भी एक टैब दिया गया है
जो कि फ़िल्टर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब आप इफेक्ट ऐप से कोई तस्वीर खींचते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक लेयर अप्लाई कर देता है जो कि उसको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, और डिफरेंट सिनेरियोज में ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए डाल दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल डे टाइम के अंदर नॉर्मल फोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आती हैं, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी आपको जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। और अगर आप दो बंदों की तस्वीरें भी खींच रहे हैं पोर्ट्रेट मोड में तो फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। एक एरिया जहाँ पर इसने मुझे सरप्राइज़ किया वो डे टाइम फोटोग्राफी नहीं बल्कि नाइट टाइम फोटोग्राफी है। लो लाइट के अंदर जैसे ही आप जाते हैं जनरली जो कैमराज होते हैं वो सफ़र करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है उसकी क्वालिटी हमें काफ़ी डिसेंट लगी है। और अगेन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दूर से अगर आप तस्वीर को देखते हैं तो इमेज काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग लगती है, और अगर आप इमेज को जूम इन करते हैं तो येस आपको ग्रेन नज़र आती है, लेकिन अगर आप जूम आउट करके तस्वीर को देखते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है, और स्पेशली जो इंसान की शक्ल है वो अच्छी लग रही होती है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो फ्रंट कैमरा का पोर्ट्रेट मोड है वो लो लाइट के अंदर भी काफ़ी डिसेंट तरीके से परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर जो मिसिंग है वो किसी तरह की नहीं आती, जो कि मेरे लिए अगेन एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि जनरली लो लाइट के अंदर जाकर जो पोर्ट्रेट मोड्स हैं वो सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वीडियो रेजोल्यूशन है उसमें आपको मैक्सिमम 1080p देखने को मिल जाती है। और अगर आपने वीडियो क्वालिटी का अंदाजा लगाना है तो भाई इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इसी मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। इससे एक और चीज का आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका माइक्रोफोन किस तरह से परफॉर्म करता है। मैं इसको बिल्कुल एडिट नहीं कर रहा, तो आपको जो ऑडियो और वीडियो है वो दोनों ही इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा से देखने को मिलेगी। और मैंने लाइटिंग को भी बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो आप एक कैमरा की परफॉर्मेंस और एक मोबाइल फ़ोन कैमरा की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एंगल भी काफ़ी हद तक वैसा ही बना दूँ। एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंच इन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से अगर आप व्लॉग करना चाहते हैं तो एंगल ये काफ़ी अच्छा बनाता है। एंगल वाली साइड से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो उस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का लगाया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। यहाँ पर क्वाड कैमरा भी Xiaomi लगा सकती थी और उसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर डाल देते, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक वो सिर्फ एक गिमिक होता है और दिखाने के लिए होता है। इनके काफ़ी फोन्स पे आ चुका है, पोको पे, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिपल कैमरा सेटअप इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसमें हम मेन कैमरा को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादातर केसेस में वही कैमरा यूज़ होने वाला है। और मेन कैमरा की जो क्वालिटी है वो डे टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल निकल कर आती है। बैक कैमरा के जो कलर्स हैं वो काफ़ी डिसेंट हैं, और डे टाइम के अंदर अगर आप शॉट्स लेंगे तो आपको वाज़ह तौर पर पता लगता है कि आपने किसी अच्छे कैमरा से यहाँ पर पिक्चर्स ली हैं। इसके अलावा बैक कैमरा के अंदर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि डे टाइम की फोटोग्राफी में आपको 64 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के दरमियान में फ़र्क फेस करने में नहीं आएगा। आपको नहीं पता लगेगा कि आप दोनों में से किस कैमरा से पिक्चर खींच रहे हैं। ये चीज़ ज़रूर है कि जो पोर्ट्रेट मोड है बैक कैमरा का वो सिर्फ मेन कैमरा से काम करता है, तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल में जाकर पोर्ट्रेट शॉट्स नहीं ले सकते। और इसके अलावा यहाँ पर जो पोर्ट्रेट के इफेक्ट्स हैं अगेन वो भी क्योंकि पोर्ट्रेट मोड के अंदर आते हैं तो वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक बात है बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी की, तो बैक कैमरा जो है वो 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही आप 4K के अंदर मूव करते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और उसमें पहली चीज़ ये है कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का यूज़ करना छोड़ देते हैं, 4K अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे काम नहीं करता। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे वो ये है कि इवन 4K के अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो अल्ट्रा स्टडी मोड है अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में आ जाते हैं। एंड अल्ट्रा स्टडी मोड के एडवांटेज ये हैं कि ये आपको ऐसा लुक प्रोवाइड करता है कि आप गिम्बल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जूम इन कर लेता है, तो एक तो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा जूम लेंस मिलता है तो आपकी जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो अक्सर मिस आउट हो रही होती हैं। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको लो लाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो उस पॉइंट पर ये सही तरह से परफॉर्म नहीं करता। तो नॉर्मल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो 4K में अवेलेबल है और वो लो लाइट में भी बेहतर परफॉर्म करती है, लेकिन जो अल्ट्रा स्टडी मोड है वो डे टाइम के लिए बनाया गया है, तो उसको आपने सिर्फ डे टाइम के अंदर ही इस्तेमाल करना है। और लो लाइट की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं लो लाइट की वैसे जो नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी है उसकी परफॉर्मेंस की, और वो इस मोबाइल फ़ोन में हमें काफ़ी डिसेंट लगी है। अगेन इस मोबाइल फ़ोन ने सरप्राइज़ किया है काफ़ी एरियाज़ के अंदर, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग हैं।
यहाँ पर आपको ओवरऑल लो लाइट के अंदर भी जो कलर्स हैं वो काफ़ी डिसेंट मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फीचर को स्किप नहीं किया गया। यहाँ पर व्लॉग मोड अवेलेबल है, यहाँ पर ड्यूल वीडियो मोड अवेलेबल है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको स्लो मोशन देखने को मिल जाता है जो कि अप टू 960 फ्रेम्स पर सेकंड तक जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने इस मोबाइल फ़ोन का स्लो मोशन यूज़ करना है तो 1080p 120 हर्ट्ज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उससे ऊपर जाएंगे तो ये 720p में चला जाता है। तो आई वुड से 1080p और उसके साथ जो 120 हर्ट्ज है वो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। नाइट मोड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो नाइट मोड दिया गया है वो इस मोबाइल फ़ोन के नाइट मोड को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि यहाँ पर वो कलर्स को चेंज करता है। तो अगर आप नाइट मोड से कोई फोटोग्राफी करेंगे तो उसमें और नॉर्मल जो फोटोज़ हैं उनमें कलर्स का काफ़ी डिफरेंस है और एक वाज़िया फ़र्क फील होता है एक नॉर्मल इमेज में और एक नाइट मोड की इमेज में। दोनों के दरमियान में डे एंड नाइट का ही फ़र्क है। और नाइट मोड आपको ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करता है, जो डिटेल है वो भी बढ़ जाती है और ओवरऑल जो कलर्स हैं वो भी थोड़े बेहतर हो जाते हैं बट चेंज हो जाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक्यूरेसी चाहिए या आपने ज़रा अच्छी दिखने वाली तस्वीर खींचनी है। लेकिन नाइट मोड भी इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। बाकी भाई अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं तो वो येस डेफिनेटली आपको ग्रेन प्रोवाइड करता है। और अगर आप मैक्रो कैमरा की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि मैक्रो कैमरा आप अगर ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे तस्वीरों के लिए यूज़ करते हैं डे टाइम में तो वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा, बट उसके से ज़्यादा कोई इससे उम्मीद मत रखिएगा। ऑब्वियसली 2 मेगापिक्सल का सेंसर है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने जो नेक्स्ट फोटोग्राफी का चैलेंज है या अगर आप फोटोग्राफी के लिए कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके मैक्रो कैमरा को यूज़ करते हुए करें, बिकॉज 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। 2 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक है बट कोई सरप्राइजेस नहीं है उस वाले एरिया में। ओके भाई, फाइनल चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा वो ऐसी चीज़ है जिसको जनरली हम लोग बहुत जल्दी गुजार देते हैं दूसरे फ़ोन्स में, लेकिन मेरे हिसाब से इस मोबाइल फ़ोन का वो सबसे बड़ा हाईलाइट भी है और वो है इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ और इस मोबाइल फ़ोन का ओवरऑल चार्जिंग का मैकेनिज्म। पहली बात तो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि बजाते खुद काफ़ी बड़ी बैटरी है और उसके साथ साथ यहाँ पर 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला प्रोसेसर लगाया गया है। तो ये आपको हाई परफॉर्मेंस और हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और आपकी जो ओवरऑल बैटरी है वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जल्दी ड्रेन नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप एक हैवी यूज़र भी हैं तो ये आराम से आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप दे सकता है और 1.5 दिन तो बिल्कुल, अगर आप गेमर टाइप के यूज़र हैं ना जो घंटे 2 घंटे की गेमिंग भी करता है दिन में, तब भी आपका निकल जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेट से आपने इसको 0 to 100 बिल्कुल कर लिया है और उसके बाद आप इसको पूरा दिन यूज़ करने के बाद 0 पे ले जाते हैं तो दोबारा इसको 0 to 100 करने में सिर्फ 42 मिनट्स लगने वाले हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट का इस टाइम ऑफिशियली लॉन्च होने वाला फास्टेस्ट चार्जिंग सेल फोन भी है। इसके अंदर जो चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है वो 67 वॉट के ऊपर काम करता है, तो आपको ये 42 मिनट्स में 0 to 100 प्रोवाइड कर देता है। और अच्छी बात ये है कि ये क्विक चार्ज के जो स्टैंडर्ड है उसको सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि ये Xiaomi के अपने चार्जर के थ्रू भी फास्ट चार्ज हो जाएगा और मार्केट में जो जेनेरिक क्विक चार्ज वाले चार्जर्स आते हैं जिनमें 18 वॉट के चार्जर्स हैं, 22 वॉट के, फिर 24 वॉट के चार्जर्स हैं, ये जितनी भी रेंजेस हैं इन सब पे भी ये किसी हद तक फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप किसी दोस्त की तरफ गए हुए हैं आपको तब भी फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। ऑल दो अगर आप मैक्सिमम चार्जिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका ही चार्जर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली मार्केट में 67 वॉट चार्जर मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई हैवी चार्जर है तो ये उस पर भी मी टर्बो चार्जिंग जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के वर्डिक्ट के बारे में मेरी बात करेंगे तो वो यही है कि भाई येस, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ की वजह से इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस टैग है वो मैं इससे कुछ कम एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन देन अगेन हुआ ये है इस पॉइंट पर कि मार्केट में जो पुराने मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए हैं उनकी प्राइस टैग भी ऊपर चली गई है। अक्सर कंज्यूमर्स को ये बात नहीं पता और वो यही सोचते हैं कि जो नया मोबाइल फ़ोन आ रहा है वो महंगा हो गया है तो उसको नहीं लेते, हम दूसरा मॉडल ले लेते हैं, जबकि वो असल में जब मार्केट में जाकर चेक करते हैं तो ओवरऑल ही जो रेट है वो ऊपर गया हुआ है। तो वो चीज़ ज़रूर है, मैं एक्सपेक्ट थोड़ी कम प्राइसिंग कर रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।